गानों में थे रघुवीर सिंह शास्त्री सांसद भी रहे, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, कुलपति और फिर कुलाधिपति थे। सार्वजनिक समाज के अध्यक्ष रहे 3 वर्ष, हमारे समाज का शीर्ष संगठन है। जब भी नाम दिया तो मैं अकेला था। आज हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में 1000 से ज्यादा सोमपाल हैं, तो उनसे कौन सा सोमपाल बोल रहा है करने के लिए मुझे रोज जाते हैं। देवेंद्र के साथ मेरा रक्त का संबंध है। मेरे पिताजी के सबसे बड़े भाई चौधरी लज्जाराम जी नंबरदार, उनकी सबसे बड़ी पुत्री बहन शांति, जो मेरी माता श्री के समवयस्क थी, उनके बराबर आई। और रिश्ते में भतीजी लगते हुए भी मेरी माता जी को नाम से बुलाया करती थी, वही अकेली थी। गंगा देवी नाम था उनका, तो गंगा देवी कहा करते थे। उनके बेटे हैं देवेंद्र। और ये हमारी जो शांति बहन थी, वो बहुत जबरदस्त डिसिप्लिनेरियन थी, बहुत भारी अनुशासन है, खाते थे हम भी सब उनसे, और उतना ही स्नेहसिक्त उनका व्यवहार भी रहता है। और उसका ये प्रमाण है कि आप आश्चर्य करेंगे कि ये 6 तो बहन और 3 भाई, सबसे बड़ी कमला, बिमला, निर्मला, सरला, मंजू, मीना, एक हाँ मंजू, और देवेंद्र सबसे बड़े, फिर राजेंद्र, ये बहुत अच्छे लेखक हैं और रशियन भाषा के बहुत बड़े विद्वान हैं। पहले रशियन भाषा की एकेडमी चलाते थे मुजफ्फरनगर में, बहुत अच्छे लेखक हैं। हमारा एक संस्थान है, जैसे मैं जाति प्रथा को मानता नहीं हूँ, पर एक है वो जाटों का महाराजा स्वरूपमल संस्थान जनकपुरी में। उसकी जो पत्रिका निकलती है और जितने उनके प्रकाशन होते हैं, उन सबका संपादन राजेंद्र करते हैं। एक छोटे भाई थे, वो दुर्भाग्य से बहुत अल्प वय में उनका देहांत हो गया, अक्षय। तो ये परिवार रहा है। और मेरे बड़े भाई, मेरे साहू जी के बेटे श्री सत्यपाल जी सरोहा, वो हमारे सबके प्रेरणा स्रोत रहे। वो हमारे अभिभावक भी थे, साथी भी थे, मित्र भी थे। मैं और मेरी पत्नी जब कहीं जाते थे तो हमारे लिए सबसे अच्छा ही रहता था कि मैं सत्यपाल भाई साहब को लेकर, वो बहुत बढ़िया आर्टिस्ट भी थे। और एक बात जो इन दोनों में रही, बहनों का मैंने लेख नहीं देखा, कि इतना सुंदर लेख मैंने अपने पूरे जीवन में किसी का नहीं देखा जितना सत्यपाल भाई साहब का था। और बिल्कुल उसकी प्रतिकृति, उसकी अनुकृति देवेंद्र का जो लेखन है, मुझे उसकी इच्छा होती है कि मैं तो लिख नहीं पाता। ये उपन्यास मुझे अभी इन्होंने 5 दिन पूर्व दिया था। And I must confess to my guilt that I have already violated the integrity of the book. I have gone through the whole of it. पूरी की पूरी पढ़ी मैंने। मैं अपने आप को बहुत संयत, बहुत सुलझा हुआ, बहुत सदावा व्यक्ति मानता हूँ। मित्र भी सारे ये बात मानेंगे, रिश्तेदार भी। परंतु इस पुस्तक को पढ़ने के बाद 3 दिन 3 रात मुझे सोने में कठिनाई महसूस हुई, क्योंकि जो दुष्चक्र है, चंद्रशेखर जी बैठे, देवेंद्र जिस तरह का सीधा बच्चा रहा, स्टेट रहा, ये इस जाल के अंदर कैसे फंसा, कैसे उसमें से निकला, हमारे तो बस का नहीं था। हम तो या तो बीच में छोड़ आते या मर जाते। ये रॉ में रहा, एमएससी केमिस्ट्री की, और उस समय मेरिट में नाम था, प्रथम श्रेणी तो थी,
परीक्षा दी पुलिस फोर्स की। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि तुझे तो एकेडमिक्स में जाना चाहिए था, तो पुलिस में जाने की सोच रहा हूँ। अच्छा, वो मेरे नाम नहीं है। तो पर पुलिस में चला गया और फिर बहुत कठिन समय था जब रो में इनकी अमृतसर पोस्टिंग हुई। बाद में जो हमारे दूतावास हुए नामीबिया में और उससे पहले तंजानिया में था, तो मैं गया था वहाँ का रहा भी था इनके साथ। जैन थे ना हमारे मिस्टर तक का भाई को। तो मैंने सारा जीवन इसका देखा। इस सब को पढ़ने के बाद और इसमें जितनी विचलन मनुष्य के चरित्र में आचरण में हो सकते हैं, जितने दुष्चक्र हो सकते हैं, उन सबको आप भी पढ़ेंगे तो वास्तव में उलझ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो मुझे एक नीति का श्लोक याद आता है, विकार हेतु सति विक्रयन्ते येषां न चेतांसि स एव धीरः। तो ये कहा है उसमें कि विकार के सब प्रकार के हेतु विद्यमान होने के बावजूद यदि कोई विचलित नहीं होता, वही धीर पुरुष कहलाता है। शक्ल सूरत भी थी, आर्टिकुलेशन भी था, शिक्षा भी थी, पद भी था, वर्दी वाला पद था, और बाद में जिस तरह से एजेंसियों के पास डिस्क्रिशनरी फंड जिन्हें कहते हैं वो था, जिनका कोई खाता नहीं देना, तो वो जो गोपनीय कोष होता है, सीक्रेट फंड, आपने रामकिशोर जी ने कहा, तो वो भी था। पर उस सारे कीचड़ में से ये पंकज निकल कर उभरा। तो उपनिषद की भाषा में पुंडरीक है, उस कीचड़ में से, जिसके कीचड़ में से निकला, इतना निर्मल, इतना स्वस्थ, इतना सदावा और इतना निर्लिप्त। जो गीता में लिखा पद्म पत्र विवाम्भसा, कमल के पत्ते की तरह उसके ऊपर बूंद पड़ी है, लगती नहीं है उसको, तो उसमें से निकल कर आया। और पर ये पुस्तक लिखी, मैंने तो पढ़ी है पूरी। जब कोई बहुत चीज सुंदर देख लेते हैं या बच्चे को देखते हैं ना, तो माँ आपको याद है हमारे परंपरा है, काला टीका लगाती नजर नहीं लगता, तो मैं इसमें काला टीका भी लगाना चाहता हूँ। मेरा नहीं, वो मैं भी कहूँगा, वो शब्द के रूप में लगाऊंगा। मेरा जो व्यवसाय है वो मुद्रण का रहा है, प्रिंटिंग प्रेस, और वो लेटर प्रेस वाला था। बाजार में हमारे पंजाबी साथी कहा करते थे कि छापा खाना नहीं, स्यापा खाना। तो बहुत कठिन परिस्थिति में रहे हम सब लोग, बहुत कठिन परिस्थिति में, आप सोच नहीं सकते, पूरा परिवार। तो मेरे पास पैसे नहीं होते थे प्रूफ रीडर को पैसा देने के लिए, परिणाम स्वरूप खुद पढ़ना पड़ता। और बी क्लास प्रिंटिंग प्रेसेस में जो 16 प्रेस थे दिल्ली, तो उसमें मेरा रिकॉग्नाइज था। तो एनसीईआरटी, एनबीटी और मैकमिलन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, वाइली स्टर्न, तो मैथमेटिक्स, साइंस, और मेरे पास 19 तो साइंस के जर्नल छपते थे, जिसमें से 11 तो अकेले IRI के इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में बॉटनी भी था, फ्लोरिकल्चर भी था, पोमोलॉजी भी था, सॉइल केमिस्ट्री भी था, इकोनॉमिक्स भी था, बॉटनी भी था, जेनेटिक्स भी था, प्लांट पैथोलॉजी भी था, प्लांट फिजियोलॉजी भी था। तो उसका परिणाम ये हुआ कि उस मजबूरी के कारण सबको पढ़ने का अवसर मिल गया। तो एक इसकी आलोचना है कि इसका प्रूफ थोड़ा बेहतर पढ़ा जा सकता है। मैंने एक अक्षर पढ़ा है, निशान भी लगा है। अगर आगामी संस्करण करने का अवसर मिले तो वो शुद्धियां करा। वर्तनी की भी कुछ अशुद्धियां हैं, परंतु मुद्रण की अधिक। वर्तनी स्पेलिंग उसको मैं दे दूंगा, प्रूफ पढ़ दिया मैंने, आपको नहीं करना पड़ेगा। तो जो वृत्तांत लिखा है अत्यंत एक पक्ष में जीवन का। प्रशासन में क्या होता है, अधिकार किसको कहते हैं, वर्दी वाला अधिकार किसको कहते हैं, बॉसिज्म किसको कहते हैं, और जो नीचे सबॉर्डिनेट है, अधीनस्थ व्यक्ति,
उनमें से कौन स्पष्टता से आपको एक बात बताता है जो बड़े से बड़े अधिकारी की समझ में नहीं आती? वो कृष्णन नाम का जो अपात्र आत्मा चंद्रशेखर, आप तो जो वो व्यक्ति कहता है, और बड़े होते हुए मैंने बहुत लोगों के साथ काम किया है, अपने पिताश्री, उनके गुरु जगदेव सिंह सिद्धांती और 5 प्रधानमंत्रियों को बहुत निकटता से देखा है। इंदिरा जी को देखा है, राजीव गांधी जी को देखा है, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का तो मैं सबसे निकट रहा हूँ, नरसिंह राव जी को देखा है, डॉक्टर मनमोहन सिंह मेरे अध्यापक भी रहे दिल्ली विश्वविद्यालय में। मेरी शिक्षा जो औपचारिक है वो इकोनॉमिक्स में हुई है, संस्कृत मैंने 8वीं तक पढ़ी है। तो इतने लोगों को देखा, मैंने देखा कि जो ऊपर बैठे वाला व्यक्ति अपने अधीनस्थों की स्पष्ट बात को सुनना बंद कर देता है तो वहां व्यवस्था समाप्त हो जाती है। उसके बहुत सारे लक्षण वर्तमान शासन प्रणाली में मैं उसमें जानना नहीं चाहता, हो सकता है आप लोगों की कुछ राय हो। वो संस्कृति संस्थागत नहीं है। जब आप सारे अपने कान और आंख खोल कर रखते हैं और अपने अधीनस्थों को बात कहने के लिए न केवल आप उन्हें बर्दाश्त करते हैं बल्कि उनको प्रोत्साहित करते हैं, जिससे आपके सामने सत्य आता है। तो वहां जो शर्मा का चरित्र आपने दिया, जो उसके ठीक होने वाले थे, और अस्थाना का जो चरित्र दिया, वो दोनों इस बात को चित्रित करते हैं कि अस्थाना बहुत सुलझे शांत, सब लोगों की बात सुनने वाले, अपने अधीनस्थों को बहुत स्पष्टता से पर शालीनता से कह देने वाले, और शर्मा इतने अहंकारी कि वो किसी को सुने ही नहीं, और उनका आतंक था, ईमानदार थे परंतु किसी की सुनते नहीं थे। उसका ही दुष्परिणाम हुआ कि इसका जो मुख्य पात्र है सविंदर, वो चिड़िया फूल उड़ गई, यही था ना। तो वो चला क्या पता नहीं लगा, क्योंकि तो उन्होंने सुना नहीं, वो सारा श्रेय स्वयं लेना चाहते। हमने देखा ये नरसिंह जी के समय देखा, वाजपेयी जी के समय देखा। मैं तो उनका मंत्री था, फुल कैबिनेट मिनिस्टर नहीं था, आई वाज ओनली मिनिस्टर ऑफ स्टेट, बट फर्स्ट टाइम इन इंडिया आई रिटेन द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज। शर्मा साहब तो जानते अच्छी तरह तो खूब मिले उस समय, रिटेन किया, और पूरी इतनी कटु कई बार बहस होती थी, वाद विवाद कैबिनेट में, परंतु जब वो मेरे तर्क से सहमत हो जाते थे तो मेजॉरिटी उसके विरोध में हो तो भी निर्णय कर दिया। तो ये ऊपर के अधिकारी के खुलेपन का और न खुले होने का सुपरिणाम और दुष्परिणाम दोनों का जिस तरह से चित्रण करते हैं, सामाजिक स्तर पर, पारिवारिक